हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे द रेडिकल क्लासेस के अंदर। और हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जिस जहां से हमने कल छोड़ा था। कल हमने छोड़ा था कि बप्पा रावल थे, वो गुहिल राजवंश के पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थे, आपके राजा थे, शासक थे। और आज हम पढ़ेंगे दूसरे राजा, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्लट, राजा अल्लट। दूसरा अपना कौन हो गया? अल्लट। राजा अल्लट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, घरा अपने टाबर हुआ और बिको नाम कमलेश हुआ, तो कमलेश ना क्या कर दिया भाई, काड़ू काड़ू कर लाग जाओ, क्या कर लाग जाओ, काड़ू काड़ू। तो मैं अल्लट भाई साहब ने घरा आलू आलू करता, क्या करता, आलू आलू। इसका जो मूल नाम था वो क्या हो गया? आलू रावल। क्या हो गया? आलू रावल। अब भाई साहब बात ये पता चलती है कि आलू रावल है या अल्लट की जानकारी कहां से मिलेगी हमें? तो एक अपनी प्रशस्ति हुई है, वही प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति ये ऐसी चीज होती है जिसमें प्रशंसा की जाए। किसी राजा की प्रशंसा करने के लिए वो राजा अपने लेख लिखवाता था, या तो किसी ताम्र पत्थर पे या फिर किसी पत्थर पे। तो वो क्या होती थी? प्रशस्ति होती थी। जैसे अपने राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, ठीक है। तो वैसे ही सारनेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर एक क्या लगी हुई है? प्रशस्ति लगी हुई है, और वो प्रशस्ति है 953 ईस्वी की। और उस प्रशस्ति का नाम है, वो है सारनेश्वर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति होती है, वो होती है किसी भी राजा द्वारा अपनी प्रशंसा में या अपने पूर्वजों की प्रशंसा में लिखवाया गया लेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ये सारनेश्वर प्रशस्ति है, इसके अंदर उल्लेख मिलता है कि जो भाई साहब, जो अल्लट राजा थे ना, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। कौन से मंदिर का? और वराह मंदिर किसका होता है? विष्णु भगवान को समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है? तो सारनेश्वर प्रशस्ति ये बताती है, 953 ईस्वी की प्रशस्ति है, ये बताती है कि अल्लट राजा हुआ था गुहिल राजवंश का वंशज, ठीक है। और वो क्या करता है? वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। ये चीज बताती है आपकी सारनेश्वर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति बताती है? सारनेश्वर प्रशस्ति। आप देखो, और क्या बताती है प्रशस्ति? और ये प्रशस्ति बताती है कि जो अल्लट है, इसकी माता का नाम क्या है? इसकी माता का नाम है, वो है महालक्ष्मी। इस प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लट की माता का क्या नाम है? महालक्ष्मी। इसके पुत्र का नाम है नरवाहन। क्या नाम है? पुत्र का नाम। ये जानकारी मिलती है हमें सारनेश्वर प्रशस्ति द्वारा। तो अब थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। अल्लट है, उसका मूल नाम है आलू रावल। सारनेश्वर प्रशस्ति के अंदर 953 ईस्वी के अंदर इसकी क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है? माता और पुत्र की जानकारी मिलती है। माता का नाम महालक्ष्मी और पुत्र का नाम लिखा हुआ मिलता है नरवहन या नरवाहन। वराह मंदिर का ये निर्माण करवाता है, इसी जानकारी अपने सारनेश्वर प्रशस्ति के अंदर मिलती है। समझ में आई मेरी बात? चलो, और क्या जानकारी मिलती है कि, और ये जानकारी मिलती है कि भाई साहब अल्लट ने सर्वप्रथम अल्लट ने प्रशासनिक सेवा चालू की थी। प्रशासनिक मंत्री हुआ करते थे इसके दरबार में, उसकी जानकारी, यहां तक कि अपने मंत्रियों के भी नाम लिखवाए। जैसे अमात्य, अमात्य एक पोस्ट होती है। क्या होती है? पोस्ट होती है। अमात्य बोलते हैं प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को। किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को क्या बोलते हैं? तो जैसे यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्या मिलता है? जैसे अमात्य नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? अमात्य नाम मिलेगा, ठीक है। एक नाम मिलता है संधि विग्रह, संधि विग्रहक, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें मिलती हैं। क्या मिलती है यहाँ पे? पोस्टें मिलती हैं। अक्सपटलिक मिलती है जैसे, ठीक है। जैसे मिलती है बिस्कादीराज मिलती है। क्या मिलती है? अक्सपटलिक। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा इस पोस्ट का मतलब क्या होता है। बिस्कादीराज, तो ये सारी पोस्ट किसके अंदर मिली है? ये मिली है अल्लट के राज में। किसमें मिली है? अल्लट के राज में मिली है, ठीक है। चलो,
चलो अब देखो सर, यह अमात्य क्या होता है? यह अमात्य होता है भाई साहब प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। संधि विग्रह होता है जो संधि करता है। क्या करता है? दो राज्यों के बीच में संधि करता है, युद्ध की वार्ता करता है। अक्षपटलिक क्या होता है? विस्काधिराज क्या होता है? अस्पटलिक होता है जो, जिसको आप बोलते हो भाई, जो अपना कोष अधिकारी होता है। क्या होता है? कोषाधिकारी। भाई कोष कितने पैसे आए कितने गए, है ना, सेठ जी होते हैं अपने। कौन थे? सेठ जी। विस्काधिराज होता है राजवेद। तो ये सारी जानकारी किसके अंदर मिली है? सारनेश्वर प्रशस्ति के अंदर मिली कि ऐसा अल्लट के राज में हुआ करता था, ऐसी ऐसी पोस्ट यहाँ पे मिली है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अल्लट ने अपने राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी सबसे पहले। और प्रशासनिक मंत्री कौन कौन से हुआ करते थे? जैसे अमात्य हो गया, विस्काधिराज हो गया, संधि विग्रह हो गया, अस्पटलिक हो गया, ये सारी पोस्टें उसके अंदर हुआ करती थी। समझ में है मेरी बात? यानी कहने का मतलब नौकरशाही व्यवस्था इसने चालू कर दी थी सबसे पहले। क्या कर दी थी? नौकरशाही जो व्यवस्था है वो चालू कर दी थी। किसने? अल्लट ने। किसने? अल्लट। अब देखो, अल्लट है वो अपनी राजधानी बढ़ाता है आहड़ को। ऐसी जानकारी भी कहां मिलती है? इस प्रशस्ति के अंदर में। तो राजधानी क्या होगी? तो मैं आपसे पूछूंगी, मेवाड़ के गुहिल वंश की पहली राजधानी क्या थी? नागदा। दूसरी राजधानी क्या होगी? आहड़। पहली नागदा, दूसरी आहड़। पहली नागदा, दूसरी आहड़। ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना। अगर आपको नाग डसता है, क्या डसता है? नाग आपको डसता तो कैसी आवाज आती है? आ की। कैसी आवाज आती है? आ की। और आ की आवाज आते ही आप क्या कहोगे? भाई आज तो मेरा क्या हो गया? चित्ती उड़ गई। मेरे तो क्या उड़ गए? चित्ती उड़ गई। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले नाग लड़ा तो नाग डसेगा, तो नाग डसेगा तो नागदा। कैसी आवाज आएगी? आ की आवाज आएगी तो आहड़। और चित उड़ गया मतलब चित्तौड़। तो पहली राजधानी गुहिलों की वो हो गई आपकी नागदा, दूसरी आहड़ और तीसरी चित्तौड़गढ़। तो ऐसे हमारी क्या है, ये सारी व्यवस्था हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्लट ने अपनी राजधानी आजीवन क्या रखी थी? आहड़ ही रखी थी। ठीक है, अब देखो आहड़ का एक प्राचीन नाम है आटपुर। क्या नाम है? आठपुर, आघाटपुर, आठपुर, ये किसके नाम है? जब आहड़ की सभ्यता पढ़ोगे ना, आहड़ की सभ्यता के अंदर भी आप ये चीजें पढ़ने को मिलेगी कि आहड़ को प्राचीनतम नाम क्या था? आघाटपुर था, आठपुर था। तो वो आठपुर एक प्रशस्ति और मिलती है जिसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? तो पहली प्रशस्ति तो ये हो गई, इनका मूल नाम आलू रावल हो गया। 953 की सारनेश्वर महादेव प्रशस्ति के अंदर देखो, जिसके आगे ईश्वर लगा हुआ मिल जाए ना, सवर, इसका मतलब ये है कि वो महादेव जी का मंदिर है। तो सारनेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी में वराह मंदिर की जानकारी मिलती है कि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी माता महालक्ष्मी और पुत्र नरवायन का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अल्लट अपने प्रशासनिक मंत्रियों को रखता था, इसी जानकारी मिलती है। वो मंत्री कौन कौन से हुआ करते थे? अमात्य हो गया, संधि विग्रह हो गया, अक्षपटलिक हो गया, विस्काधिराज हो गया। अमात्य बोलते हैं प्रधानमंत्री को, संधि विग्रह बोलते हैं जो संधि या युद्ध की वार्ता करता था। अक्षपटलिक कोषाधिकारी हो गया और विस्काधिराज राजवैद्य हो गया। अपनी राजधानी क्या रखता है? आहड़ को रखता है। ठीक है, अब आहड़ को राजधानी रखेगा तो आहड़ के अंदर भी क्या लगवाएगा? ये प्रशस्ति लगवाएगा। क्या लगवाएगा बेटा? प्रशस्ति लगाएगा। उस प्रशस्ति का नाम है आठपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? आठपुर प्रशस्ति। यानी आहड़ का प्राचीनतम नाम आठपुर होता है, तो उसी से नाम ले लिया क्या? आठपुर प्रशस्ति। ठीक है, 977 ईस्वी का क्या है? अभिलेख है। कौन सा? आठपुर इंस्क्रिप्शन। कब का है बेटा? वो पहले 953 का था, ये 977 का है। और इस आठपुर अभिलेख के अंदर क्या जानकारी मिलती है? इसके अंदर मिलती है कि जो इनकी जो माता थी ना, कौन? महालक्ष्मी जी। ये महालक्ष्मी जी ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थी। कौन से वंश से? और यही राष्ट्रकूट आगे जाके राठौड़ बने थे। क्या बने थे? राठौड़ बने थे। तो ये जो आठपुर अभिलेख बताता है कि जो अल्लट की जो माताजी थी महालक्ष्मी, जो हमें सारनेश्वर महादेव मंदिर की जो प्रशस्ति उसके अंदर भी देखने को मिलता है, तो उनकी माता महालक्ष्मी थी, वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थी। ऐसी जानकारी कौन देता है? आठपुर अभिलेख देता है। समझ में आई मेरी बात? और क्या जानकारी देता भाई? माता की उसमें तो पिता सॉरी पुत्र की जानकारी देती थी, और इसमें पत्नी की। किसकी जानकारी मिलती है बेटा? पत्नी। इनकी पत्नी थी वो थी हूण राजकुमारी थी। कौन थी? हूण वंश की राजकुमारी थी और उनका नाम था हरिया देवी। कौन थी? हरिया देवी। कौन सी राजकुमारी थी? कौन से वंश से थी? माता राष्ट्रकूट वंश से थी,
और पत्नी हूण राजवंश थी। ठीक है, कौन नाम क्या था पत्नी का? हरिया देवी। ये हरिया देवी क्या करते बेटा, अपने उदयपुर के अंदर ही, पहाड़ के अंदर ही हर्षपुर मंदिर का निर्माण करवाती है। किसका निर्माण करवाती है बेटा? हर्षपुर मंदिर का निर्माण करवाती है। ठीक है, हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर, वो अलग है, ये अलग है। तो आठपुर अभिलेख क्या बताता है? आठपुर अभिलेख ये बताता है कि जो माता है महालक्ष्मी जी, उनका वंश क्या है? राष्ट्रकूट वंश है। पत्नी है हूण राजकुमारी, है हूण वंश की राजकुमारी, जिनका नाम हरिया देवी है। और ये किसका निर्माण करवाती है बेटा? ये उदयपुर के अंदर, आहड़ के अंदर किसका निर्माण करवाती है? हर्षपुर मंदिर का निर्माण करवाती है। और सॉरी, हर्षपुर मंदिर भी है और वहां पे हर्षपुर गांव भी है। हर्षपुर क्या है? गांव भी है। दोनों चीज याद रख लेंगे, हर्षपुर गांव के अंदर हर्षपुर मंदिर का निर्माण, दोनों काम कौन करवाती है? हरिया देवी करवाती है। समझ में आई मेरी बात? तो दूसरा इंपॉर्टेंट राजा कौन हो गया? अल्लट हो गया। जानकारी कहां कहां से मिलती है? दो जगह से मिलती है। पहला सारनेश्वर महादेव मंदिर 953 ईस्वी की प्रशस्ति, और दूसरी आपको मिलती है आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी की। सारनेश्वर महादेव मंदिर वाली प्रशस्ति के अंदर क्या बताया गया? इनकी माता का नाम महालक्ष्मी था, इनके बेटे का नाम निर्वहन था। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यहाँ पे नौकरशाही की व्यवस्था चालू कर दी थी अल्लट ने। और उसके अंदर 4-5 पोस्टों का क्या है? वर्णन मिलता है, 4-5 पदों का वर्णन मिलता है, जैसे अमात्य है, विश्वाधिराज है, ठीक है, अस्पटलिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मिलती है वो किसमें मिलती है? आपके सारनेश्वर महादेव प्रशस्ति के अंदर मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट ही बात मिलती है, वो मिलती है कि जो अल्लट है वो वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। कहाँ पे? उदयपुर आहड़ के अंदर। किसका निर्माण करवाता है बेटा? वराह मंदिर को। और वो वराह मंदिर किसको समर्पित होते हैं? भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, दूसरी प्रशस्ति आठपुर प्रशस्ति, आहड़ का ही पुराना नाम है आठपुर। ठीक है, तो आठपुर अभिलेख 977 क्या बताता है? इनकी जो माता महालक्ष्मी जी थे ना, उनकी जो वंश था वो कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। और ये यही राष्ट्रकूट वंश आगे जाके क्या बनता है? राठौड़ बनता है। क्या बनता है? इनकी पत्नी है वो क्या थी? हूण वंश से संबंधित थी। किससे थी? हूण वंश से संबंधित। नाम क्या था? हरिया देवी। क्या करती है? हर्षपुर गांव को बसाती है और वहां पे हर्षपुर नामक मंदिर का निर्माण करवाती है। ठीक है, एक बात और याद रख लेना कि जो अल्लट है जिसका मूल नाम आलू रावल था, और ये अपनी राजधानी किसको बनाता है? आहड़ को बनाता है। किसको बनाता है? आहड़ को बनाता है। ठीक है, तो उदयपुर वालों की यानी मेवाड़ वालों की पहली राजधानी आपकी नागदा हो गई, दूसरी राजधानी क्या हो गई? आहड़ हो गई। ठीक है, चलो अगला राजा हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जैत्र सिंह। कौन पढ़ते हैं? तीसरा नंबर जैत्र सिंह। बहुत ही अच्छा राजा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुआ है। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे भाई साहब। पूरा पढ़ने की इतिहास आप पढ़ ही नहीं सकते पूरा। ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ने बैठ जाओगे तो ना तो सिलेबस होगा ना पेपर होगा। फिर बोले नोट्स से कुछ नहीं है, लिखवा बहुत कुछ दिया मास्टर ने और आता कुछ है नहीं, इसको ज्ञान फैलता है पूरा। तो जैत्र सिंह क्या बोलता है? अभी देख लेते हैं क्या बोलते हैं जैत्र सिंह। ठीक, जैत्र सिंह के बाद में हमारे यहाँ पे क्या हो गए थे? विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए थे। विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए थे, जैसे इल्तुतमिश ने स्टार्ट कर दिया था आक्रमण करना, तो वहां से हमें सन क्या मिलने लग जाती है? तो 1213 से इसका क्या होता है? हमें देखने को मिलता है कि 1213 के अंदर इसका क्या होता है? राज चालू होता है। 1213 से 40 साल तक राज करता है, 1253 तक। याद रही तो ठीक है, वरना आरपीसी आजकल ना तो आरएसएस भी पूछती है सन, ना आरपीसी पूछती है। ठीक है, तो जैत्र सिंह क्या करता है वो अभी देख लेते हैं। तो जैत्र सिंह करता भाई साहब 12:27 पे सबको भूत दिखाता है। क्या दिखाता है? 12:27 पे भूत दिखाता है। तो पहला युद्ध लड़ता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है? और भूत कब दिखते हैं आपको? रात को 12:30 बजे। अरे 12:30 दिखते हैं क्या? 12:27। 12:27 का मतलब 1227 के अंदर क्या करता है ये? ठीक है, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, किस किस के बीच में युद्ध होता है? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के। कब होता है? 12:27 पे। कब होता है? भूत कब दिखते हैं? 12:27 पे। और आपको चेत आ जाता है ना, भूत दिखते ही ऐसे एकदम चिमक के पड़ते हो आप। चेत आ गया मतलब जैत्र सिंह। अच्छे से क्या हो गया आपको? चेत आ गया। ठीक, आगे देखो। इस युद्ध की जो जानकारी है ना बेटा, इस युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है? इस युद्ध की जानकारी मिलती है आपके जयचंद सूरी नाम के, जय सिंह सूरी नाम के क्या हुए हैं? राइटर हैं, और उनकी एक किताब आई है, और उनकी किताब है हमीर मद मर्दन।
अब भाई साहब ये बात तो ठीक है, अब आरपीएससी जब पूछना स्टार्ट करती है ना तो कलेजा निकाल देती है। तो एक बार प्रश्न पूछा इसने कि हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक में हमीर किसको बताया। अब अपने वाले क्या करेंगे, हमीर राजा, ऑप्शन दे दिया उसने हमीर। बोले भाई साहब हमीर नहीं दिया है, हमीर का नाम नहीं, हमीर दिया है दुश्मन को। किसको, दुश्मन को। और मद का मतलब होता है घमंड, और मर्दन का मतलब होता है चूर चूर करने वाला। कि भाई साहब इल्तुतमिश का घमंड चूर चूर कर दिया किसने, जेतर सिंह ने। किसने कर दिया, यानी जेतर सिंह किसको भूत दिखाता है, वो दिखाता है इल्तुतमिश को। समझ में आई मेरी बात, अरे आई कि नहीं आई। ठीक है, तो भूताला का युद्ध किस किस के बीच में होता है, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। किस किस के बीच में होता है बेटा, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में होता है, और जेतर सिंह जीत जाता है। क्या जीत जाता है, यह विजयी होता है। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। इसकी जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है वो मिलती है हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक से। और हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है, जय सिंह सूरी की। और इसमें हमीर किसको बताया गया है, हमीर बताया गया है इल्तुतमिश को। और भाई साहब किसने की है कोई बढ़ाई, जय सिंह सूरी ने, कि भाई साहब हमारे जो जेतर सिंह ने इतना पिटा कि 12:27 पे इल्तुतमिश को बूंद दिखा दी है ना। दौड़ी दोपहरी 12:30 दोपहरी के अंदर क्या कर दिया, इसको बूंद दिखा दी। ऐसी जानकारी कौन देता है, जय सिंह सूरी। किसके बारे में लिखता है, जेतर सिंह के बारे में। और कौन से युद्ध की जानकारी देता है, भूताला के युद्ध की जानकारी देता है। विजय कौन होता है, जेतर सिंह। कौन होता है, जेतर सिंह। किसकी जानकारी कहाँ मिलती है, हमीर मदमर्दन में। अब देखो जब आक्रमण होने लगे, जब, और भूताला क्या है, भूताला मतलब आपकी जो आहड़ है या फिर नागदा वो क्या है, प्लेन क्षेत्र है। प्लेन क्षेत्र मतलब ये मैदानी क्षेत्र है। और ये जेतर सिंह को समझ में आ गया था कि भाई साहब अगर मैदान के अंदर सेना पे आक्रमण करना क्या हो गया, आसान हो गया, अपने गढ़ को कोई भी जीत सकता है। तो उसने दिमाग लगाया कि यार ऐसी जगह हमारी क्या बनानी चाहिए, राजधानी बनाई जानी चाहिए जहां पे दुश्मन वो आसानी से अटैक नहीं कर सके। तो इसने अपनी राजधानी किसको बना ली, अरे किसको बनाई, चित्तौड़ को। किसको बनाई, अब राजधानी क्या होगी, चित्तौड़। क्या होगी बेटा, पहली राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी आहड़, तीसरी राजधानी चित्तौड़। तो याद किस रहेंगे, नाग डसेगा, नाग डसते ही आग की आवाज आएगी, आवाज आते ही आपके चित्त क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। चित्त क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो तीन चीज याद रखेंगे, नाग डसा, नागदा डसा, और क्या आवाज आई, आग की आवाज। तो आहड़, चित्तौड़ तो चित्तौड़। तो उदयपुर वालों की तीन ही राजधानियां रही है, मेवाड़ वालों की। पहली आपकी नागदा, दूसरी आहड़, और तीसरी चित्तौड़। अपने दशरथ जी शर्मा ना, वो दशरथ शर्मा जी का एक ही काम है, दशरथ शर्मा एक ही काम करते हैं, वो बताते हैं कि स्वर्ण काल कौन सा किसका है। तो दशरथ शर्मा ने इनके काल को क्या बताया है, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल बताया। कैसा काल बताया है, स्वर्ण काल बताया। किसने, दशरथ शर्मा ने। मेवाड़ के इतिहास का क्या बताया है, इनके काल को स्वर्ण काल बताया। कि भाई साहब यही थे, कुछ थे वो, इनके काल में हुआ सब कुछ जो हुआ है। ठीक है, तो भूताला का युद्ध ही इंपॉर्टेंट है जेतर सिंह के अंदर। ठीक है, क्या हुआ 12:27 पे आपको भूत दिखेंगे। ठीक है, भूत दिखेंगे तो आपका चेत क्या होगा, बहुत अच्छे से निकलेगा। और जेतर सिंह है वो इल्तुतमिश को हराता है, और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, जय सिंह सूरी की किताब हमीर मदमर्दन में। और हमीर इसको किसमें बताया गया है, इल्तुतमिश को। और हमीर का वैसे मतलब क्या होता है, दुश्मन। क्या होता है, तो दुश्मन का घमंड चूर चूर करने वाला कौन था, जेतर सिंह। कौन था भाई, इसके स्वर्ण काल कौन बताता है, दशरथ शर्मा। राजधानी क्या बताई जाती है, चित्तौड़। राजधानी क्या बताई जाती है, चित्तौड़। समझ में आई मेरी बात। अगले राजा है वो है अपने रतन सिंह। कौन है, रतन सिंह। चलो रतन सिंह तो वैसे ही रतन थे, है ना, बहुत खतरनाक आदमी थे रतन सिंह। और अपने तीसरे राजा, वो चौथे राजा है, वो आते हैं रतन सिंह। कौन आते हैं, रतन सिंह। और रतन सिंह 1302 से लेके 1303 तक बेचारा एक ही साल क्या कर पाया था, शासन कर पाया था। तो सर ऐसा क्या हुआ कि इसने एक ही साल क्या किया, भाई साहब इसके टाइम आ गया था अलाउद्दीन खिलजी।
कौन आ गया था? अलाउद्दीन खिलजी। और 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे क्या करता है? अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? अलाउद्दीन खिलजी 1303 में अटैक करता है। और 1303 में चित्तौड़ पे क्या करता है? आक्रमण। कौन करता है? और सच बताऊं ना तो मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, मेंस का क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन करता है आक्रमण? वो आक्रमण करता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा हम कि 2-3 क्वेश्चन देके जाएगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पे। किसके विरुद्ध करता है? रतन सिंह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध करता है? रतन सिंह के विरुद्ध करता है। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 के अंदर आक्रमण करता है ना, तो 1303 के अंदर आक्रमण करने के कारण क्या हो सकते हैं? कारण क्या हो सकते हैं? तो आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना कि भाई हमें लिखना क्या है मेंस के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि रतन सिंह के समय में चित्तौड़ पे होने वाले अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आक्रमण 1303 का क्या कारण रहे होंगे, इससे आपके अंदर मेंस के अंदर पूछ सकता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर या चित्तौड़ के दुर्ग पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में जानकारी दीजिए। या तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वहां पे आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि युद्ध के बारे में जानकारी देनी होगी, फिर इस युद्ध के क्या बताने पड़ेंगे, आपको कारण बताने पड़ेंगे, फिर इस युद्ध की क्या बतानी पड़ेगी, सफलता या विफलता बतानी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? यही पूछेगा कि इसके कारण बताओ, तब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे। देखो पहला कारण तो ये हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम था दिल्ली में। कहां पे था? दिल्ली में। और अपना बिजनेस करता था वो कहां पे? मालवा गुजरात में। मालवा एमपी वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र। और आपको पता है जब मालवा और गुजरात वाला क्षेत्र होगा ना तो वहां पे जाने के लिए राजस्थान से गुजरना पड़ेगा और राजस्थान के दक्षिणतम क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा और दक्षिणतम क्षेत्र से गुजरने के लिए उसको उदयपुर, चित्तौड़, मेवाड़ वाले क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, मेवाड़ वाले क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा और मेवाड़ वाले क्षेत्र पे गुजरने के कारण मेवाड़ वाले क्षेत्र से गुजरने के कारण रतन सिंह से उसकी क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। और हो सकता है कि रतन सिंह ने उस टाइम परमिशन नहीं दी हो, तब एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा, एक अगर आपको कुछ आए या ना आए, एक कारण तो आप यही लिखेंगे हर चीज के अंदर कि वो अपने साम्राज्य विस्तार नीति पे काम करता है। कोई भी राजा है वो अपने साम्राज्य विस्तार नीति पे क्या करता है? काम करता है। और इसके जो कारण है इस युद्ध के, वो कारण मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे। पहला कारण तो अभी लिख देंगे साम्राज्य विस्तार नीति। कि भाई अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने साम्राज्य के विस्तार में विश्वास करता था। ठीक है। दूसरा, चित्तौड़ का, मेवाड़ का अपना एक सामरिक महत्व था। ठीक है, क्या था? सामरिक महत्व था, एक व्यापारिक महत्व था। क्यों? मैं भी बता देता हूं आपको। दूसरा आप रीजन ये लिखेंगे इसका क्या है? सामरिक एवं व्यापारिक महत्व। अब सर ये क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो ये दिल्ली है, ठीक है, और ये आपका राजस्थान है, ठीक है, और ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब कोई बंदा जब दिल्ली से गुजरात आएगा तो वो ना करते राजस्थान से तो आएगा ही। भाई कहां से आएगा? राजस्थान से आएगा। ठीक है, और राजस्थान से आने के कारण यहाँ पे राजस्थान को क्या लेनी पड़ेगी? उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। राजस्थान से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। तो हो सकता है कि दिल्ली से जब ये आ रहा हो और दिल्ली से जब ये आ रहा हो तब गुजरात में आते आते इसको पहले राजस्थान से क्या लेना पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर ये दिल्ली से कोई बंदा यहाँ आएगा तो कितना खर्चा आएगा? भाई अपनी सेना लेके चलनी पड़ेगी उसको, हाथी घोड़े उनके खर्चा, सैनिकों का खर्चा, कहीं बीच में रुकेंगे उसका खर्चा, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम राजस्थान में जीत के, चित्तौड़ को जीत के यहाँ पे एक बंदा बिठा दे, है ना? चित्तौड़ के अंदर अगर एक बंदा बिठा देंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कम हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा।
समझ रहे मेरी बात को? तो ये अपना क्या हो गया, सामरिक और व्यापारिक महत्व हो गया। तो इस कारण भी अलाउद्दीन खिलजी क्या जीतना चाहता होगा, चित्तौड़ जीतना होता होगा। साम्राज्य विस्तार की भाई चित्तौड़ जीत ले तो अपने अंडर आ जाएगा। तीसरा महत्व क्या होता है, तीसरा इसका महत्व ये था कि जो 1299 की बात है, कब की बात है, 1299 के अंदर रतन सिंह के पिताजी थे समर सिंह। कौन थे, समर सिंह। और समर सिंह से जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जाने के लिए रास्ता मांगने आए थे, तो समर सिंह ने बोला कि भाई साहब टोल टैक्स लगेगा। बोले यार अलाउद्दीन सोचे यार किस चीज का टोल टैक्स मांग रहे हो यार समर सिंह, हम तो स्टाफ है, स्टाफ तो चलाओ कम से कम। बोले स्टाफ होगा अपनी जगह पे, हमें तो टोल टैक्स चाहिए यहाँ पे आने जाने के लिए, जो हमारे किसानों का जो ये टूटता है ना, ये हमें भरना पड़ता है, किसान टैक्स कहां से देंगे, आप दो इसका टैक्स। तो समर सिंह के साथ क्या हो गया था, इसका थोड़ा सा नोकझोंक हो गई थी, किसके साथ, समर सिंह जी के साथ। और समर सिंह जी के साथ जब नोकझोंक हुई, तो इसका बदला लेने के कारण भी शायद इसके बेटे पे आक्रमण किया हो। तो तीन रीजन मेनली क्या हो गए, साम्राज्य विस्तार नीति पे काम करता हो, सामरिक महत्व, व्यापारिक महत्व। हमने समझा दिया कि 1299 में समर सिंह ने क्या मांग लिया था, पथकर, क्या मांग लिया था, टोल टैक्स, है ना। और ये शायद ये चीज भी, इसकी भी क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। चौथा रीजन आप समझते ही होंगे, वो तो ज्यादा सुना होगा आपने, रानी पद्मिनी का सौंदर्य। रानी पद्मिनी का सौंदर्य, आप देखो तीनों चीजें हमने पढ़ ली। अब रानी पद्मिनी का सौंदर्य कैसे हो सकता है, तो बेटा ऐसा हुआ कि ये गौण कारण है। क्या है ये, गौण कारण, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसी लड़की की सुंदरता या किसी रानी की सुंदरता मायने नहीं रखती किसी राजा के लिए। वो भाई अलाउद्दीन खिलजी है यार, वो अपना व्यापारिक महत्व देख रहा होगा, अपना बदला लेना चाह रहा होगा, या अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा हो, ये चीजें देखने को समझ में आती है। बट ये रानी पद्मिनी का सौंदर्य, अब देखो रानी पद्मिनी कहां से बिलोंग करती थी, रानी पद्मिनी बिलोंग करती थी आपके सिहल द्वीप, सिहल द्वीप श्रीलंका से। पद्मिनी कहां से बिलोंग करती थी, रानी पद्मिनी है वो बिलोंग करती थी आपके सिहल द्वीप के राज, श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका की गंधर्व सेन और चंपावती की बेटी थी, किसकी बेटी थी, गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी, कौन थी, पद्मिनी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, रतन सिंह के दरबार में एक क्या होता है, पंडित होता है। और वो पंडित मतलब ऐसे ही कोई बात हो गई तो रतन सिंह ने उसको ताना मार दिया कि भाई साहब तू यहां से निकल जा, तो यहां से क्या हो जा, निकल जा। और इस राजकुमारी के पास में, इस राजकुमारी के पास में एक तोता था, हीरामन तोता। कौन सा तोता था, हीरामन तोता। और ये हीरामन तोता ऐसी प्रजाति का तोता होता है जो क्या होता है, आदमियों की तरह बोलना, है ना, मनुष्य की तरह बोलता है। कौन सा तोता, हीरामन तोता। और ये हीरामन तोता किसका फ्रेंड था, पद्मिनी का। और ये हीरामन तोता भाई साहब ऐसा आदमी था, ये क्या करता, ये गली की सारी बातें सुन के आता और आके किसको बताता, पद्मिनी को। और ऐसी वैसी बातें नहीं, लव स्टोरी वाली बातें बताता कि आज है ना, आज फलानी छोरी फलाना छोरा ने आपका व्हाट्सएप नंबर दिया है पद्मिनी, आज भी को लव लेटर बैठे हुए आयो है, आज बा बिन फ्लाइंग किस दियो है, ऐ की सुगली सुगली बात कौन बता तो, हीरामन तो किन बता तो, पद्मिनी। या बात किन पतो चली, गंधर्व सेन ने, कि यो तो है ना, यो अपनी छोरी ने खराब करके माना और अपनी छोरी ने भगा के छोड़ो। तो भाई साहब गंधर्व सेन आयो गुस्सो और ई तोता गद्दी लात की, और ई तोता के लात की दीना ओ तो सीधो आगे पूछो खड़े रतन सिंह। रतन सिंह घमंड में चूर, बोले मेवाड़ को राजा हूं और मेरे कन जो रानी है ब्यो सुंदर को रानी हो ही कुंज का पूरी दुनिया में। हीरामन तो बोले एक्सक्यूज मी, मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मेरी बात सुनो। बोले तेरे पास कुछ नहीं है, एक सिरहल द्वीप की राजकुमारी है, उससे सुंदर कोई पूरे विश्व में कोई सुंदरी नहीं है। और रतन सिंह बोले अच्छा रे, बोले अच्छा क्या, बोले दिखा दी फोटो दिखाऊं, बोले व्हाट्सएप पर। मैंने व्हाट्सएप पर पद्मावती पद्मिनी की फोटो दिखाई,
व्हाट्सएप डीपी पर, बोले देख ले स्टेटस लगा रहा है को आज सुबह अपडेट करे है साड़ी का माइन। हाँ, रतन सिंह सोचो यार, फोटो के अंदर इतनी सुंदर है, व्हाट्सएप डीपी पे इतनी सुंदर है, तो एक्चुअल में कितनी सुंदर होगी। तो भाई मेवाड़ का राजा है वो ऐसे तो जा नहीं सकता। तो रतन सिंह क्या करता है, बेस बदलता है पंडित का, भिक्षा लेने वाले पंडित का क्या करता है, बेस बदलता है और कहाँ चला जाता है, सीहल द्वीप चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा, सीहल द्वीप। किसकी बात में आके, हीरामन तोते की बात में आके। और सीहल द्वीप के अंदर घूमता है, वहां पे भिक्षा लेते हुए, और उस महल के पास चला जाता है, गंधर्व सेल के महल के पास चला जाता है। तो वहां पे गंधर्व से देखता है कि यार ये राजकुमार है, ये जो पंडित है, ये जो बाबूजी है, यार लागे तो नहीं होगी कोई बाप भिक्षा मांगने वालों से, एकदम हष्ट पुष्ट आदमी, कोई एकदम योद्धा टाइप आदमी है। तो गंधर्व सेन ने बोला कि बालक इधर आओ। बोलो बोलो जी महाराज। बोले यार आप लग तो नहीं रहे मेरे को कि आप पंडित हो या फिर ये मतलब बाबा बने हुए हो या भिक्षुक बने हुए हो। बोले साहब क्या करें, हालातों ने मार रखा है। बोले कैसे हालात, बोले हालात आपके, बोले क्या कारण हो सकता है, बोले कारण आपके महल में ही है। बोले मेरे महल में कारण, बोले हाँ। बोले कैसे, बोले आपकी बेटी। बोले वो कैसे हो सकती है भाई। बोले मैं हूं मेवाड़ का राजा रतन सिंह। इतने सुनते ही गंधर्व सेन का तो चेहरा क्या हो गया, सफेद पड़ गया कि इतना बड़ा राजा, उस टाइम चर्चे थे मेवाड़ के, इतना बड़ा राजा मेरे महल में आया, वो भी एक भिक्षुक बन के। तो गंधर्व सेन से कहता है रतन सिंह कि मेरे को आपकी बेटी से क्या करनी है भाई, शादी करनी है। गंधर्व से बोलता है कार्ड सब कब छपाने, ये बताओ, आप तो रिश्ता तय है, आप बताओ टेंट वेंट कहाँ लगाना साहब, बरात रूत कब ला के आ रहे हो या साथ ही लेके आए हो। तो रतन सिंह बोला कि मैं बरात तो साथ ही लेके आया हूँ, कन्याकुमारी के पास में खड़ी है, बस आप तो हाँ करो और बरात तैयार, बस समुद्री पार करना है। गंधर्व सेन ने हाँ करते ही ढोल नगाड़े के साथ क्या आती है, बरात आती है, और पद्मिनी को क्या करके ले जाता है, विवाह करके ले जाता है। ठीक है, तो ऐसी कहानी मिलती। आप मेरे को ये बताओ पद्मिनी के बारे में, पद्मिनी के बारे में मोहम्मद जायसी क्या लिखते हैं। मोहम्मद जायसी ये लिखते हैं कि पद्मिनी जब पानी पीती थी ना तो उसके गले से पानी दिखता था। हम मेरे को ये बताओ, आपने श्रीलंका के प्लेयर देखे हैं, क्रिकेट देखते हो सारे, श्रीलंका के प्लेयर आपने देखे हैं क्या, उनके बेचारों के कहां से गले में से आपको पानी झलकता हुआ दिखाई देता है, और वही की कौन थी, पद्मिनी। तो कम से कम यार लिखने वालों आप है ना, ज्योग्राफी का तो ध्यान रखो, भौगोलिक स्थिति का तो ध्यान रखो। वहां पड़ता है तावड़ा, एकदम भयंकर वाला लू चलती है वहां, और वहां पे इतनी सुंदर रानी का पॉसिबल होना, चलो फिर भी हम मान ले, फिर भी हम मान ले, तो भी देखो मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है वो एक क्या है, काव्य रचना है। क्या है बेटा, काव्य रचना। और हम ये नहीं बता सकते, काव्य रचना कभी इतिहास नहीं हो सकती, कविता एक कल्पना हो सकती है, वो इतिहास नहीं हो सकती। जैसे आपने सुना होगा जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो एक कल्पना मात्र थी कि ऐसा हो सकता है पद्मिनी क्या है, वरना ज्योग्राफी के हिसाब से आप देखोगे तो पद्मिनी ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ। तो ये सब बताया जाता है कि पद्मिनी क्या थी, बहुत ही सुंदर थी, और ऐसी चर्चा क्या होती। अब वो पंडित जिसको किसने निकाला था, रतन सिंह ने, उसका पंडित का नाम क्या था, राघव चेतन। अब वो पंडित क्या करे दुश्मनी निकालने के लिए, तो उसने दिमाग लगाया कि यार बोले दोस्त का, बोले दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो बोले एक काम करते हैं, हम अलाउद्दीन खिलजी के पास चलते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया राघव चेतन, और राघव चेतन जाके अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि नल्ले तेरे पास कुछ नहीं है, अपने राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के अंदर एक बहुत ही सुंदर रानी है, तू कहे तो तेरी सेटिंग करवा दूं उसकी। अलाउद्दीन सोचता है यार ऐसा भी है क्या, चलो देखते हैं जाके। तो वहां से अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को लेटर लिखता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि आप ना एक बार मेरे को एक आपकी जो रानी पद्मावती है ना उसकी एक दो फोटो भेजो यार। तो रतन सिंह सोचता है कि चलो भेज देते हैं, उसने भेजा। तो उसपे उसने दिल वाले इमोजी से कमेंट किया और नीचे रिप्लाई करता है कि तेरी लुगाई को उठाऊंगा मैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, या तो मेरे से उसको क्या कर दे, शादी कर दे, या फिर मैं तेरी लुगाई को उठाऊंगा। रतन सिंह सोचता अच्छा अरे मारी बिल्ली मानना ही मैं हूं है। तो अलाउद्दीन खिलजी को वापस रिप्लाई करता है रतन सिंह की, देख तेरा जी में जत्तू जोर है ना वो तो कर ले, मैं मेरी लुगाई को यार तू सोच, मैं कड़े बाबूजी बनबनाएगी ले रहे हूं, मैंने कड़े श्रीलंका 7 समुद्र पार करके, तू तो 2 मिनट में कह मत ले जाऊं, अगर बात थोड़ी हो तो स्टेटस देख के कमेंट कर दियो मत ले जाऊं, या थोड़ी है मैं कता पापड़ बेले यार ऐ थोड़ी ले जाओ ना, ऐ को ले जान दो। तो अलाउद्दीन खिलजी बोले युद्ध कर ले, बोले आजा। तो युद्ध में आता है तो 10 से 15 दिन तक घेरा डालता है चित्तौड़ के दुर्ग के चारों तरफ, लेकिन वो क्या नहीं कर पाता, उसको जीत नहीं पाता। फिर अलाउद्दीन खिलजी दिमाग लगाता है
कि यार ऐसे तो आएगा नहीं, और राजस्थान वाले क्या है, साले बोले, तो हम इससे क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं। तो फिर व्हाट्सएप मैसेज करता है किसको, बोले मेरे को पद्मिनी नहीं चाहिए यार, तू रख, बोले भाभी माँ के समान होती है, मन कौन सा है, तू तेरी नठाई राख, पर अपना संधि तो कर ले। बोले यार, बोले तेरा पापा है गणेश जूत मारे हमारा, तू तो कर ले संधि। बोलो ठीक है, मैं कर ले संधि। संधि का प्रस्ताव आता है, अलाउद्दीन खिलजी खाने पे आता है और ऐसा बताते हैं कि जो जो अपनी रानी श्रृंगार जो भवन होता है, आज भी आप जब चित्तौड़गढ़ किला देखने जाओ तो वहां पे आपको देखने मिलेगा, जहां पे उनका खाने खाने का जो महल होता है और जो रानी का जो श्रृंगार करने का महल होता है, उसके बीच में तालाब है, ठीक है। और जब वो तालाब, जब से वो रानी श्रृंगार करती थी ना, उसके सामने शीशा टंगने की जगह आप देखना, वहां पे जैसे गेट के अंदर घुसोगे उसके ऊपर एक खुट्टी सी लगी हुई है, ऐसा बताते हैं उस खुट्टी पे क्या लगा रहता था, शीशा, और उसमें देख के वो रानी श्रृंगार करती थी। तो उसकी जो परछाई वो सीधी किसमें आती थी, तालाब में। और वो खाना खा रहे हैं दोनों जने बैठे बैठे, और इतने में रानी पद्मिनी वो क्या आती है, तैयार होके आती है और उस शीशे के सामने खड़ी होती है। और भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का तो दूसरों गाशियों गड़ा वो नीचे को उतरो, पहली नजर में क्यों गोविंद ने प्यार हो गया, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। हाँ, अब अलाउद्दीन खिलजी का खलबली माच की, अब तो लेके ही जानी है। इतना दिन तो मैं बोले वो व्हाट्सएप पर ही देख रहे हो, पर आज बोले रियल में देख ली, आप तो बोले लेके जाऊं। रतन सिंह को क्या करता, बोले आज रतन सिंह खाना खुना खा लिया, नीचे तक छोड़ दो, मैंने विदा तो करे। रतन सिंह बोले चलो साहब, नीचे तक जाते हैं, गढ़ से नीचे उतरते हैं और वहां से क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, किसका, रतन सिंह का, और बंदी बना के कहा ले जाता है, दिल्ली। अब भाई पद्मिनी थी ना, पद्मिनी मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार पद्मिनी जितनी सुंदर थी ना उतनी दिमाग वाली भी थी। और पद्मिनी के दो भतीजे, चाचा भतीजे थे, गोरा और बादल। कौन थे, और इन गोरा और बादल दोनों के साथ मिलके, चाचा भतीजा के साथ मिलके प्लानिंग करती है और मैसेज करती है, अलाउद्दीन खिलजी के नंबर लेती है पहले तो भाई, अब उसके व्हाट्सएप नंबर से, रतन सिंह के व्हाट्सएप नंबर से, अलाउद्दीन खिलजी के व्हाट्सएप नंबर से लेके, और उसको मैसेज करती है कि अलाउद्दीन खिलजी मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, तू रतन सिंह को छोड़ दे। अलाउद्दीन खिलजी यार आज तो मैसेज आ गो, स्टेटस लगाओ आएगो, देख एकदम ब्यूटीफुल वाला स्टेटस लगाए, और लगाता ही बोलो ठीक है डन। बोलो मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मेरी 1100-1200 क्या है दासियां, उनको साथ लेके आऊंगी, मैं अकेले नहीं चलती। बोलो कोई बात नहीं, लेके आ जा तू, सारी चीजें तू आ तो सही, सारी चीजें सेफ्ट है, मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा, जन्नत भी लाके दे दूंगा, है ना। तो वो सारी चीजें पद्मिनी जैसे मैसेज करती है तो गोरा और बादल क्या करते हैं, भेष बदलते हैं और पालकियों के अंदर किसको बिठा लेते हैं, 1200 सैनिकों को बिठा लेते हैं। और पद्मिनी बीच में चल रही है, आगे पीछे 1200 क्या चल रही है, पालकियां चल रही है। और जैसे ही वहां पे महल के अंदर पहुंचते हैं, जैसे ही फेस टू फेस देखता है अलाउद्दीन खिलजी, तो एक बार तो क्या हो जाता है, वो उसके मोह माया में सुन्न हो जाता है, और इतने देर में क्या कर लेते हैं, इतना भयंकर युद्ध होता है कि समझ में नहीं आता अलाउद्दीन खिलजी को कि हो क्या रहा है। और पद्मिनी किसको ले आती है, रतन सिंह को वापस ले आती है, ठीक है। और उस युद्ध के अंदर ये बताया जाता है कि गोरा और बादल क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और रतन सिंह और वापस आ जाता है। लेकिन ये बात जब पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को, कुछ समझ में आए उतनी देर में तो चित्तौड़ आ जाते हैं वापस, कौन, रतन सिंह और पद्मिनी। अब ये झटका तो लगेगा ही भाई, है ना, अलाउद्दीन खिलजी को झटका तो लगेगा कि इतनी देर यार दिल्ली में पहुंच रही थी, उस टाइम तो मेरे पे ऑनलाइन थी, वीडियो कॉल चल रहा था, और चित्तौड़ पहुंचते इसने ब्लॉक कर दिया, अब धोखा तो हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी ये दिमाग ऊपर से नीचे पूरा हिल गया, बोले अब तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं मैं, अब तो छोड़ूंगा नहीं, कि कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो क्या होता है, वापस आक्रमण करता है चित्तौड़ पे 1303 में, 1303 में आक्रमण करता है, और आक्रमण करते ही वहां पे डेरा डाल देता है, 1 महीने तक डेरा डालता है, और जो गेट है चित्तौड़ के किले की वो बंद कर दिए जाते हैं, और वो चारों तरफ क्या फैल अपना डेरा डाल के बैठा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। और कुछ समय बाद में अनाज की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, जो अंदर के जो लोग हैं वो क्या है, भूखे प्यासे मरने लग जाते हैं। तो और कोई ऑप्शन नहीं होता है, और एक ही ऑप्शन होता है, साका होता है वहां पे। क्या होता है, अपनी 1200 दासियों के साथ पद्मावती क्या करती है, अग्नि जोहर करती है, और जो क्या बताते हैं रतन सिंह है वो केसरिया करता है। क्या करता है, केसरिया करता है। समझ में मेरी बात। तो ये राजस्थान का चित्तौड़ के किले का पहला साका है। कौन सा साका है, पहला साका है। कौन सा, 1303 का। इससे पहले 1301 में हुआ था, कहां पे, सिवाना में। राजस्थान का पहला साका कहां पे हुआ था, रणथंभौर में हुआ था पहला साका। कौन करता है, कौन करता है भाई, कमेंट में बता देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको कमेंट में बताएंगे, फिर हम जब रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे उस टाइम में आपको कंफर्म
क्लियर बता दूं, ठीक है। तो ये पद्मिनी के सौंदर्यीकरण भी युद्ध हुआ, ऐसा कारण भी ये बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि इसका कोई क्या मिला नहीं, हमें प्रूफ नहीं मिला है। ये मोहम्मद जायसी की एक काव्य ग्रंथ है कौन सा, पद्मावत, जिसमें मूवी भी बनी है ना, मूवी भी बनी है ना, तो वही है ये है। तो इसके जो सेनापति थे वो कौन थे, गोरा बादल, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। वहां पे महल है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर महल है, गोरा बादल महल है। जैसे आप एंटर करोगे ना चित्तौड़गढ़ वाले दुर्ग के अंदर, तो पहला जो 2-3 महल आएंगे वो गोरा बादल महल ही आएंगे। तो आप ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। केसरिया कौन करता है, ऐसा बताया जाता है कि कुछ ग्रंथ में तो ऐसा मिलता है गोरा बादल वहीं पे शहीद हो गए थे दिल्ली में वहां युद्ध करते हुए, और कुछ ये बताते हैं कि उन्होंने भी रतन सिंह के साथ क्या किया था, केसरिया किया था, ठीक है। तो पहला साका होता है 25 अगस्त 1303 में। साका कब होता है, 25 अगस्त 1303 में। पद्मिनी है वो अपनी 1300 रानियों के साथ क्या करती है, अग्नि जोहर करती है, और रतन सिंह और गोरा बदल क्या करते हैं। हाँ, अब जब चित्तौड़ जीत लेता है, आप पता है जब जिसकी चाह थी वही क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी पद्मिनी खत्म हो गई, तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है यार मैं चित्तौड़गढ़ में करूंगा क्या, मेरा तो यहाँ याद आएगी उसकी मेरे को, ठीक है। हाँ, और ये भी बेचारी अकेली हो गई, खत्म ही हो गई, तब मैं भी अकेला ही हो गया। तो उसने क्या किया फिर, अपने बेटे को बोले तू रहे यहाँ पे ऐश कर। उसके बेटे का क्या नाम था, खिजर खां। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का क्या नाम था, खिजर खां। तो खिजर खां को ये क्या कर देता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप देता है, और इसका नाम क्या कर देता है, खिजराबाद। क्या नाम कर देता है, तो चित्तौड़ का नाम बदल के, ये इंपोर्टेंट पर्सन है भाई साहब, चित्तौड़ के नाम क्या हो गया, खिजराबाद। अलाउद्दीन नाम चेंज करने में बहुत खतरनाक आदमी है, एक चीज का और नाम चेंज करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। चित्तौड़ का नाम क्या कर देता है, खिजरा, किसके नाम पे, अपने बेटे खिजर खां के नाम पे, और ये सौंप देता है किसको, खिजर खां को। किसको सौंप देता है, खिजर खां को। साका कब होता है, 25 अगस्त 1303 में। 25 अगस्त 1303 में, फटाफट नोट करेंगे, इतनी देर में शेयर डाल लेता हूं। देखो, खिजर खां को सौंप के क्या नाम कर देता है इसका, खिजराबाद। क्या नाम कर देता है, खिजराबाद। अब बेटा इसकी जानकारी क्या मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी वहां पे एक दरगाह का निर्माण करता है, दाहिजी पीर की दरगाह। कौन से पीर की दरगाह, और दाहिजी पीर का की दरगाह पे एक अभिलेख लिखवाता है, और उस अभिलेख में इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, किसकी, खिजराबाद नाम इसका चित्तौड़गढ़ का कर दिया, इस चीज की जानकारी कहां मिलती है। थोड़े समय बाद में खिजराबाद के अंदर खिजर खा बैठा बैठा क्या हो गया, बोर हो गया, बोले पापा मेरा क्या नहीं बन रहा, पापा को मिस कॉल करता है कि पापा मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, ठीक है, मन क्या नहीं लग रहा। तो उसने क्या किया, अब देखो 1301 के अंदर सोनगरा चौहान थे, कौन थे, सोनगरा चौहान थे, और वहां पे सोनगरा चौहानों को हरा के, ठीक है, कन्नड़ दे और विरम दे सोनगरा को हरा के, ठीक है, आया था लेटेस्ट अलाउद्दीन खिलजी। तो उसका जो भाई था, कौन थे, कानड़देव सोनगरा का भाई था, उसका नाम था मालदेव सोनगरा। कौन थे, और मालदेव सोनगरा एकदम बड़े बड़े मूछे रखने वाला एकदम डाकी टाइप आदमी। तो मूछे रखने के कारण उसका दूसरा नाम क्या था, मूछड़ा मालदेव। कौन था, मूछड़ा मालदेव। और वो क्या कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ज्यादा तो क्या करेगा भाई, इतना बड़ा राजा है अलाउद्दीन खिलजी, और एक हारी हुई रियासत का बादशाह, एक राजा जो मालदेव सोनगरा था, वो उस पर अटैक कर रहा था बार बार। तो उसको पकड़ के बोले इधर आ रहे, बोले क्या है, बोले क्यों परेशान कर रहा है, बोले मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए जो मेरे को मेरे भाई से जो आप जीत के लेके गए ना वो चाहिए। बोले नहीं दूंगा। बोले क्या, बोले तेरे लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर है, बोले बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर, एक्सचेंज ऑफर है। बोले क्या, बोले तू ये दे दे, ये ले ले। तो उसको क्या दे देता है, चित्तौड़। तो कुछ समय बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा जिसका दूसरा नाम क्या है, मुछाला मालदेव, उसको क्या दे देता है, चित्तौड़ दे देता है। ये भी याद रख लेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी एडी के समझ लेंगे, मालदेव सोनगरा,
इसका दूसरा नाम क्या है? मूछाला सोनग्रा या मूछाला मालदेव। इसको कह देता है चित्तौड़। ठीक है, अरे आई समझ में? आई क्या? अब देखो भाई साहब, ये जो 1303 वाला जो अटैक हुआ था, इसकी जानकारी कहां मिलेगी? देखो, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया, इसकी जानकारी कहां मिलती है? वो मिलती है दाईजी पीर की दरगाह उदयपुर से। लेकिन इस युद्ध की जानकारी कहां मिलेगी, तो वो हम देखते हैं। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, वो मिलती है आपके, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो पद्मावत के अंदर, युद्ध की जानकारी हमें दो चीजों से मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी, एक राइटर हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और उनका ग्रंथ क्या है? पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। 1540 के अंदर था। कौन सी? 1540 के अंदर ही उन्होंने लिखा था ये। और उसके अंदर जानकारी मिलती है एक तो इस युद्ध की, भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी हुई है, तो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में बेटा? अवधी भाषा में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरा, उस टाइम में एक दरबारी कवि हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, अमीर खुसरो। क्या? अमीर खुसरो। और उसकी एक बुक है खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो की बुक है अजाइन उल फतूह। सॉरी, खजाइन, अजाइन खजाइन, खजाइन उल फतूह। उसके अंदर क्या मिलता है? इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। और इसी बुक का दूसरा नाम क्या है? तारिक ए लाई। तारिक ए लाई। तो इस दोनों बुक्स के अंदर इस युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो चित्तौड़ का पहला साका 25 अगस्त 1303 में होता है। कौन कौन करते हैं? केसरिया कौन कौन करता है? रतन सिंह और गोरा बादल करते हैं। अग्नि जोहर कौन करती है? रानी पद्मिनी अपनी 1200 दासियों के साथ करती है। आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, किसके शासन काल में करता है? तो रतन सिंह के शासन काल में करता है। इस युद्ध के कारण क्या क्या है? तो पहला कारण तो क्या? साम्राज्य विस्तार नीति है। दूसरा, इसका सामरिक और व्यापारिक महत्व हो गया। तीसरा, हम ये बता सकते हैं कि 1299 के अंदर जो रतन सिंह के पिता थे समर सिंह, उन्होंने पथ कर लेना चालू कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से, तो शायद उसका बदला लेने के कारण किया हो। चौथा रीजन है कि पद्मिनी का जो क्या है सौंदर्य है, उस पे क्या हो गया था? वो मोहित हो गया, तो उसको पाने के चक्कर में आक्रमण किया है, जो कि क्या एक प्रकार का गौण क्या है? कारण है। ठीक है भाई, समझ में आई रतन सिंह के बारे में सारी चीजें? अरे समझ में आई क्या? ये इंपॉर्टेंट राजा है रतन सिंह। और यहाँ से अगर मेवाड़ के इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, प्री का भी बनता है और मेंस का भी बनता है। ठीक है, क्योंकि ये चित्तौड़ का पहला साका हुआ था यहाँ पे, तो पहला साका होने के कारण ये क्या बन जाता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे राणा हमीर के बारे में। महाराणा हमीर जो पहला राजा था जिसने किसका प्रयोग किया था? महाराणा या राणा का प्रयोग किया था, जिसका शासन काल रहता है 1326 से लेके 1364 ईस्वी तक। अरे समझ में आई मेरी बात? यहाँ से राणा शब्द लगना स्टार्ट हो जाएगा हमीर राणा के बाद में। ठीक है, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।